हाँ जी। तो कहाँ पे पहुँच गए थे हम पहुँच गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था हमारा। अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड हैज़ हैड एन ओपन हार्ट सर्जरी टू रिपेयर अ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट विद अ पैच। एक बच्चे का हार्ट सर्जरी हुई थी और उसका टॉफ की सर्जरी हुई है, और उसमें हमने शायद सिलिकॉन का कोई पैच यूज़ किया होगा, है ना, विथ अ पैच। ठीक है, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेरेंट टू। अब आपको क्या इन्फॉर्म करना है पेरेंट्स को, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है, नोटिफाई ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर एनी प्रोसीजर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे। नोटिफाई ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर इन्वेजिव प्रोसीजर। कोई भी इसके बाद अगर आपको कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, यानी इन्वेजिव प्रोसीजर मतलब होता है कोई भी, जैसे जिसमें आप निडल यूज़ करो या फिर आप ट्रैकेस्टोमी वगैरह यूज़ करो या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह भी लगाना हो, तो वो सारा इन्वेजिव के अंदर आता है। तो इन्वेजिव प्रोसीजर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आप किसको इन्फॉर्म कीजिएगा, हमारे जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको। क्यों ऐसा क्यों करना है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि जो सर्जरी है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है हमारा हार्ट फेलियर, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हमारा कार्डाइटिस वगैरह, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सब हो सकता है। ये सब ना हो इसलिए हमें पहले ही किसको इन्फॉर्म करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं और चीज़ भी। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एटलीस्ट 10 ग्लास पर डे। देखिए ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा 10 ग्लास एक दिन में, तो ये ओवर हाइड्रेशन करवाएगा, ना कि हाइड्रेशन। तो ये तो आंसर है नहीं। प्रोवाइड फॉर फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड नैप्स ड्यूरिंग फर्स्ट 4 वीक। वो कह रहा है कि पहले जो 4 हफ्ते हैं उनमें लगातार उन पेशेंट को क्या करो, रेस्ट प्रोवाइड करो और उसको सुलाते रहो। देखो भाई साहब, ऐसा काम मत करना। क्यों नहीं करना ऐसा काम, हम सर्जरी के बाद मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि सोता ही रहेगा तो ठीक नहीं है, एक्टिविटी रहेगी तो थोड़ा बहुत लंग्स में अफेक्ट आएगा। लंग्स में अफेक्ट आएगा तो एटलेक्सिस वगैरह ना हो, जो कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी के। तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्ट द इंजेक्शन ऑफ बनाना एंड सिट्रस। बनाना में क्या होता है भाई साहब, हमारा पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम से रिलेटेड ऐसा कुछ था नहीं ऑप्शन में, तो ये हो नहीं सकता। तो राइट आंसर जो था हमारा, बिल्कुल सही बोला हमने, वो ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एज पार्ट ऑफ द प्री ऑपरेटिव टीचिंग। ये ज़रूर देख लीजिएगा हमेशा, प्री ऑपरेटिव और ऑपरेशन से पहले, फॉर द फैमिली ऑफ अ चाइल्ड अंडर गोइंग अ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट रिपेयर। सेम चीज़ है, टॉफ का सर्जरी होने वाली है और प्री ऑपरेटिव सर्जरी, प्री ऑपरेटिव टीचिंग बता रहे हैं आप। द नर्स टेल्स द फैमिली अपॉन रिटर्निंग टू द पीडियाट्रिक फ्लोर दैट द चाइल्ड में। अब जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद जब वो रिटर्न करेगा कहाँ, आपके पास वार्ड वगैरह में, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, वो है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी प्लेस ऑन अ रिड्यूस सोडियम डाइट। अब पेशेंट को वो कह रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जब सर्जरी हो जाएगी तो सर्जरी होने के बाद पेशेंट की जो सोडियम की डाइट है उसको क्या कीजिएगा, उसको रेगुलेट करना है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कम करना पड़ेगा। और कम कितना करते हैं, 2 ग्राम से कम करना चाहिए क्या, सोडियम को। अगर यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की जगह यहाँ पे लिखा होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट को कितना करते हैं, सॉल्ट को करते हैं 5 ग्राम या 6 ग्राम से कम। वैसे प्रायोरिटी आंसर होता है 5 ग्राम से कम। और सॉल्ट में और सोडियम में अंतर है। ठीक है, सॉल्ट में क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा है सोडियम। तो सोडियम की डाइट कितनी कम करनी है आपको, 2 ग्राम कम करनी है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बाकी देख लेते हैं पहले। चौथा कह रहा है, हैव विजिट लिमिटेड टू अ सेलेक्ट फ्यू। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ही पेशेंट से मिलने जाएं। देखो भाई साहब, ये कोई ऐसी बीमारी है नहीं जो इन्फेक्शन कॉज करवाए। अगर ये सर्जरी होती, जैसे कि हमारी शंट की कोई सर्जरी होती, तो उसमें हम विजिटर कम कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को मेनिंजाइटिस वगैरह होता तो हम विजिटर कम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, बी असाइन टू एन आइसोलेशन रूम। पेशेंट को देखिए, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया कुछ लोग ही भेजो, ये भी कह रहा है आइसोलेट करो, यानी कि कुछ लोग, बिल्कुल कम लोग जाएंगे।
तो ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए, तो दो ऑप्शन अगर सेम होते तो आंसर नहीं हो सकते हैं, तो ये चीज़ है नहीं। और दूसरी बात, आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैव एन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन फॉर सेवरल डेज। वो कह रहा है भैया कि एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन रखो। नहीं भाई साहब, सर्जरी की बात थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करवाते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ए। क्या करना पड़ेगा आपको, सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट रखनी पड़ेगी। इसका रीज़न भी जान लीजिए, रैशनल जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रैशनल क्या है इसका, रैशनल है कि हार्ट के बाद हमारा हार्ट की सर्जरी हुई, ठीक है, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि यहाँ पे हार्ट फेलियर हो सकता है, और अगर हार्ट फेलियर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा हमारा पानी पानी पानी, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ब्लड वेसल में भी हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा, जितना ज़्यादा सोडियम भी होगा, उतना ज़्यादा हाइपर नेट्रीमिया होगा, तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम क्या होने के चांसेस हैं, ज़्यादा होने के चांसेस है। तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो हार्ट पे ज़्यादा लोड ना पड़े इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम को कम करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया है जी हमारा, राइट आंसर इज ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज क्या करो, सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, आफ्टर अ सर्जरी टू करेक्ट अ टैटोलॉजी ऑफ फैलेट, फिर से वही सेम, द चाइल्ड्स पेरेंट्स express concern to a nurse that 4-year-old child wants to held more frequent than usual. क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, 4 साल का बच्चा है और बच्चा क्या कह रहा है, बार बार हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है जैसे आप गोदी वोदी लेते हो ना पेशेंट को, बच्चे को, वो कह रहा है कि 4 साल का बच्चा हो गया है, बहुत बड़ा होता है 4 साल, ज़्यादा छोटा तो नहीं होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि बार बार मुझे गोदी लो, मुझे अपने पास रखो, ये सब कह रहा है, और वो कह रहा है बार बार, मोर फ्रिक्वेंट कह रहा है। तो मोर फ्रिक्वेंट कह रहा है, तो जब ये मोर फ्रिक्वेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल ये हो नहीं सकता, तो अब बात करते हैं क्या चीज़ है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हैविंग द वॉलेंटियर होल्ड द चाइल्ड, वो कह रहे हैं, वॉलेंटियर मतलब होता है कि ये कह रहे हैं कोई आपका चाचा ताऊ आ जाए या आपका दोस्त आ जाए, वो वॉलेंट्री बोले, वो लाओ जी हमें दे दो, हम उठा लेंगे बच्चे को, तो ये तो भाई बकवास बात है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनकरेजिंग द बिहेवियर, आप ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, तो भाई साहब मैंने तो पहले कहा ये तो नॉर्मल है नहीं, तो ये इनकरेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्किल, बच्चे को, भाई साहब 4 साल के बच्चे को क्या नई स्किल सिखाओगे इतने जल्दी, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। हाँ ये कर सकते हो आप कि 4 साल के बच्चे को जो सिखाना है तो प्ले थेरेपी सिखाओ, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है, तो ये बेस्ट थिंग है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन में ये एक्चुअल में है क्या ये प्रॉब्लम, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम है यहाँ पे पेशेंट जो बच्चा है ना, ये थोड़ा सा एंग्शियस वगैरह हो रखा है, ठीक है, एक दूसरी चीज़, और ये क्या नहीं कर पा रहा है, ये कोप नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें क्या सिखाना पड़ेगा यहाँ पे, न्यू प्ले थेरेपी देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप तब तक, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका एरिक्सन थ्योरी से है। एरिक्सन पढ़ा होगा आपने साइकेट्री या साइकोलॉजी में, है ना। और ये भी मैं आपको हिंट दे दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आ रहा है आपका इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ट से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द मदर of a child hospitalized with pathology of Fallot tells the nurse that child's 3-year-old sibling has become quiet. अब वो कह रहा है 3 साल का छोटा बच्चा है, वो क्या हो गया है, वो चुप हो गया है, एंड शाई, और वो चुप है और शर्मा रहा है थोड़ा सा, और डिमॉन्स्ट्रेट मोर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ जेनाइटल क्यूरियोसिटी, और वो क्या कह रहा है, अपने जेनाइटल पे बार बार उसको टच कर रहा होगा या फिर उसको देख रहा होगा, ये इसका मतलब यही होता है। सिंस द चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड, और जब ये कब से हो रहा है, जब से बच्चा क्या हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो ये चीज़ है। तो अब बताइए ये क्या हो रहा है, तो जब बच्चा ऐसा करता है ना, तो याद रखना ये बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चे को कहीं और से
उसको अटेंशन नहीं मिल पा रही है, और जो अटेंशन कहाँ से मिलनी चाहिए थी, जो उसके मदर से मिलनी चाहिए थी, जो उसके फादर से मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इसकी वजह से करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग थी। चलिए, और ये क्वेश्चन कहाँ से है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ड से, क्योंकि बच्चा जो है इस एज में इंडस्ट्री में जाने जा लगता है। तो चलिए पढ़िए ज़रा इसमें। दिस बिहेवियर इज़ अ टिपिकल फॉर थ्री, देख ये कह रहा है कि ये नॉर्मल है, तो ये तो नॉर्मल है नहीं भाई साहब ये बिहेवियर, ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है दिस मे बी, क्वेश्चन क्या है, हाँ, दिस मे बी एन इंडिकेशन दैट योर चाइल्ड मे हैव बीन सेक्शुअली अब्यूज्ड। जब सेक्शुअली अब्यूज होता है कोई बच्चा, तो वो बार बार जेनिटल पर नहीं देखता है, वो बड़ा परेशान रहता है, वो फियरफुल रहता है, वो डरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं रखा साइन सिम्टम। नेक्स्ट है दिस मे बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन इन योर चाइल्ड। डिप्रेशन, देखो बच्चों में डिप्रेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है, नील एकदम, और अगर होता भी है तो डिप्रेशन नहीं होता है। वो क्या होता है ये आप लोगों को मुझे बताना है, अगर आपको पता है तो एक कमेंट सेक्शन में करें कि डिप्रेशन जैसे जो सिम्टम होते हैं बच्चे में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तो है नहीं। नेक्स्ट चीज़, ऑप्शन तो ये बचा हमारे पास 2, वो क्या है, दिस मे बी हाउ योर चाइल्ड एक्सप्रेस फीलिंग एंड नीड ऑफ अटेंशन। जी हाँ, तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे अटेंशन दे दो, ठीक है जी। तो ये राइट आंसर ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, रूमेटिक फीवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देख लो भाई साहब, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, रूमेटिक फीवर जो होता है हमारा, रूमेटिक फीवर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉट सेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, मोस्टली डायरेक्ट आते हैं, और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस इनडायरेक्ट हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कहता है अ 13-year-old हैज़ बीन एडमिटेड विद अ डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर एंड इज ऑन बेड रेस्ट। 13 साल का बच्चा था और उसको क्या हो गया, रूमेटिक फीवर हो गया है और वो बेड रेस्ट में है। ही हैज़ अ सोर थ्रोट, उसको क्या हो रहा है, उसके गले में खराश जिसको आप कहते हो वो हो रहा है। हिज जॉइंट्स आर पेनफुल एंड स्वलोन, और उसके जॉइंट्स में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है और वो इन्फ्लेम्ड हो रखे हैं। ही हैज़ अ रेड रैश ऑन हिज ट्रंक एंड इज एक्सपीरियंसिंग एमलेस मूवमेंट ऑन हिज एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है जी। और उसकी स्किन में लाल लाल धब्बे पड़े हुए हैं, जो मैं यहाँ पे समझता हूँ एरिथेमा मार्जिनेटा हो रखा है, और ये बार बार मूव कर रहा है, जिसको मैं समझता हूँ ये कोरिया कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारा रूमेटिक फीवर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रूमेटिक फीवर के लिए 2 कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 1, जो बच्चे की उम्र है वो 5 से 15 साल होनी चाहिए, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि रूमेटिक फीवर के लिए मोस्ट कॉमन उम्र कितनी होती है, तो ये होती है 5 से 15 साल। दूसरी चीज़ कि रूमेटिक फीवर से पहले, होने से पहले बच्चे को कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, और इन्फेक्शन भी कैसा वाला, बैक्टीरियल होना चाहिए, और बैक्टीरियल भी कौन सा वाला, गैस का इन्फेक्शन होना चाहिए। और ये गैस का इन्फेक्शन क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये होना चाहिए, ठीक है जी। इसका इन्फेक्शन होना चाहिए, और इन्फेक्शन भी किस टाइप का होना चाहिए, मोस्टली या तो इन्फेक्शन होना चाहिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ होता है हमारा, जैसे हमारे ये हो गया, हमारा गले से शुरू हो जाता है, ये हमारे लंग्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ कहीं इन्फेक्शन होना चाहिए, कहाँ पे, हमारे इधर वाले इलाके में, जैसे हमारे ये क्या हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरिंजाइटिस हो गया यहाँ पे। तो खास करके यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमारा, या तो फेरेंजाइटिस होगा, ठीक है जी, या तो फेरेंजाइटिस होगा, या फिर वहाँ पे इस फेरेंजाइटिस की वजह से, फेरेंजाइटिस को क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोलते हैं सोर थ्रोट, क्वेश्चन में बोला जाता है सोर थ्रोट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो इस इन्फेक्शन को मारने के लिए हमारी कौन आएगी, इम्यूनिटी आएगी। इम्यूनिटी आती है गैस को मारने के लिए ग्रुप ए बीटा
हीमोलाइटिक बीटा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। इसको मारने के लिए आती है तो इसको मार देती है हमारी कौन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो इसको ख़त्म कर देती है साहब, ठीक है। लेकिन इसकी तरह देखने वाले हमारे शरीर में जो जो हैं उसकी लंका लगाने लगती है, उसकी बैंड बजाने लगती है। कौन बजाएगी बैंड, हमारी इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी। और इसकी वजह से हमें बीमारी हो जाएगी कौन सी, ऑटो इम्यून। जब हमारी इम्यूनिटी हमें मारने लगे तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सिंपल। तो यही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर होने लगे तो यही चीज़ कॉज करवाएगी हमारी कौन सी चीज़, रिमेटिक फीवर, RF, ठीक है। रिमेटिक फीवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिमेटिक फीवर की अगर मैं बात करूं तो रिमेटिक फीवर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है और बहुत सारे ग्रुप में इसे डिवाइड किया जाता है। पहला जो ग्रुप है, पहला जो अटैक होता है वो कहाँ अटैक होगा, हमारे ब्रेन में अटैक होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन में जो अटैक होता है तो वो अटैक कहाँ होगा, हमारे ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेसल गैंग्लिया। कौन सा स्ट्रक्चर, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का आपको फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और वो फंक्शन क्या होता है हमारा, वो फंक्शन होता है जी हमारा बेसल गैंग्लिया का काम होता है क्या बनाने का, डोपामिन। और डोपामिन का भी फंक्शन आपको फिर पता होना चाहिए। तो डोपामिन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है जैसे आपकी बॉडी को स्टेबल वगैरह रखने का, ठीक है। जो बीड़ीबाज होते हैं ना, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो भी अटैक करता है बाद में कहाँ, बेसल गैंग्लिया पे। तो बेसल गैंग्लिया पे अटैक करता है तो उसकी वजह से किसकी कमी हो जाती है, डोपामिन के। तो जब आप बीड़ीबाजों को बोलते हो भैया हाथ अपने सीधे करो, तो वो अपने हाथ सीधे करते हैं तो हिलने डुलने लगते हैं। तो ठीक है, इस वजह से। तो देख लीजिए यहाँ पे स्टेबल अगर हमारी बॉडी है वो कौन कर पा रहा है, डोपामिन कर रहा है, ठीक है, जो बेसल गैंग्लिया से निकल रहा है। तो अगर ये अटैक अब हमारी एंटीबॉडी आई और एंटीबॉडी किसको अटैक करने लगी, हमारी बेसल गैंग्लिया को। तो जब बेसल गैंग्लिया को अटैक करेगी एंटीबॉडी तो डोपामिन में गड़बड़ी होगी। तो डोपामिन में गड़बड़ी होगी तो क्या बॉडी स्टेबल रहेगी, जी नहीं, स्टेबल तो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे बॉडी नाचने लगेगी, क्या करेगी, डांस करेगी। और इस डांस को बोलते हैं कौन सा डांस, सेंट विटस डांस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेंट विटस डांस कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो दिस इज सीन इन रूमेटिक फीवर, सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी डांस को बोला जाता है कोरिया। क्या बोलते हैं उसको, कोरिया। तो क्वेश्चन आएगा कि कोरिया कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी यहीं देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंटली क्या है, कोरिया का पूरा नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सेडनहेम कोरिया, सेडनहेम कोरिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन में आएगा आपके पास, ठीक है। तो ब्रेन में क्या चीज़ देखने को मिला हमें, ब्रेन में देखने को मिला कोरिया, इसी को बोलते हैं सेंट विटस डांस, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कौन सा स्ट्रक्चर हमारा डैमेज होगा, वो होगा स्किन। स्किन में दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहली क्या चीज़, पहली जो दिखने को मिलती है वो हमारे कुछ जैसे दाने जैसे, यानी कि नोड्यूल्स जिसे आप कहते हो। क्या देखने को मिलेगा हमें स्किन में, हमें स्किन में देखने को मिलता है नोड्यूल्स। तो ये नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं तो इसको बोलते हैं स्किन में नोड्यूल्स, ठीक है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जिसे कहते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, जो हमारे स्किन में है कुछ ऐसे ऐसे लाल रेडिश धब्बे देखने को मिलते हैं किनारे किनारे वाले, और इन धब्बों को बोला जाता है एरिदीमा मार्जिनेटा। एरिदीमा मतलब होता है, जो आपने आरबीसी सुना है ना, रेड ब्लड सेल। क्या होता है आरबीसी का फुल फॉर्म, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है क्या, रेड। तो ये वर्ड यहीं से आया, एरिदीमा, और साथ में क्या है, मार्जिनाटा या मार्जिनेटम। तो मार्जिन मतलब क्या होता है, साइड साइड। तो साइड साइड में लाल लाल क्या देखने को मिलेंगे, धब्बे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या ये दिख पा रहे हैं आपको। तो ये जो धब्बे हैं ऐसे ऐसे कलर के, ये जो धब्बे हैं इनको ही बोला जाता है एरिदीमा मार्जिनेटा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट ये आएगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया रूमेटिक फीवर की बात कर रहे थे। रूमेटिक फीवर में हमने अभी अटैक किया किस पे, ब्रेन पे। तो ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा, डांस, जिसको हम बोल रहे हैं सेडनहेम डांस या कोरिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने बात करी किसकी, स्किन। स्किन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, दो चीज़, एक तो नोड्यूल्स देखने को मिलने को आ रहे हैं, दूसरा हमें एरिदमा देखने को मिल रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं किस चीज़ की, तीसरी चीज़ है हमारे जॉइंट्स की। तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, तो मान लीजिए एक हमारी हड्डी हो गई ये और दूसरी हमारी हड्डी ये हो गई, है ना, और ये हो गया हमारा जॉइंट्स और ये हो गई साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसका भी जो स्ट्रक्चर मिलता जुलता है वो किससे मिलता जुलता है, गैस से मिलता जुलता है। और इसको ही मारने के लिए कौन आएगी, हमारी एंटीबॉडी। तो लेकिन ये तो नॉर्मल सेल थी, तो इस एंटीबॉडी इसको बैंड बजाएगी, तो बैंड बजाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा इन्फ्लामेशन, सिंपल। और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज अर्थराइटिस, ये तो बोलते हैं अर्थराइटिस, सिंपल। और मल्टीपल जॉइंट्स हैं, तो मल्टीपल जॉइंट्स को क्या बोला जाता है, पॉली। तो इसके मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीअर्थराइटिस, सिंपल, है ना। तो पॉलीअर्थराइटिस क्वेश्चन आएगा आपके पास कौन से डिजीज़ में देखने को मिलता है, तो कहाँ, रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, और कहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर। अब बचता है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आवर प्यारा सा हार्ट। हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो ये है हमारा प्यारा सा हार्ट। अब हार्ट की कितनी लेयर होती है, हार्ट की होती है 3 लेयर। अंदर वाली को बोला जाता है क्या चीज़, एंडोकार्डियम। बाहर वाली, बीच वाली को क्या बोला जाता है, ये जो हमारी मसल वाली लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है मेयोकार्डियम या मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और लास्ट में जो 2 लेयर होती है हमारी बाहर, पतली पतली सी लेयर, इन लेयर को बोला जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम होता है, पहले इस इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए इसका, ठीक है, एनाटॉमी, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकालेंगे। ये जो पेरिकार्डियम है, अंदर वाली को बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम और बाहर वाली को बोला जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है जी। इन दोनों का नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है फाइब्रस। 2 टाइप के नेचर हैं, एक नेचर हो गया फाइब्रस नेचर और दूसरा नेचर हो गया हमारा कौन सा नेचर, सिरस नेचर। फाइब्रस मतलब होता है कांटेदार, जैसे धागे 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 हैं, तो इनमें क्या बने होंगे, कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर। और सिरस मतलब होता है वाटर, क्लियर फ्लूइड। तो इसका नेचर कैसा हो गया हमारा, यानी कि इसका नेचर हो गया बनाने का, क्या बनाने का, पानी बनाने का। तो यहाँ पे क्या बना हुआ मिलेगा आपको, पानी पानी पानी। तो पानी बनेगा, तो इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड का नाम इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्पेस में था, पेरिकार्डियल में। तो फ्लूइड का नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड, सिंपल। और अगर कुछ स्पेस का नाम पूछे तो पेरिकार्डियल स्पेस, सिंपल, ठीक है जी। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड से एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि कितना होता है ये, तो ये होता है 15 से 50 ml। कितना होता है ये, 15 से 50 ml होता है, ठीक है जी। अब समझिए रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। आज के बाद कभी बोले रूमेटिक हार्ट डिजीज़, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, रूमेटिक फीवर का ही एक सब टाइप है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का ही क्या, एक सब टाइप की बात करूं तो ये हमारा रूमेटिक फीवर हो गया यहाँ पे। तो रूमेटिक फीवर ये था। रूमेटिक फीवर में अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने लगे तो वो बीमारी क्या कहलाएगी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब अटैक करो एक एक लेयर पे अटैक करते जाओ और उसको अलग अलग नाम देते जाओ। अगर पेरिकार्डियम में अटैक हुआ तो बीमारी का नाम पेरिकार्डाइटिस, सिंपल। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम इज नोन एज पेरिकार्डाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस, सिंपल, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज़, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ है हमारी। अगर पेरिकार्डाइटिस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में पेरिकार्डाइटिस है तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलता है। तो जब आप इस चीज़ को काट के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये डबल लेयर है ना। और मैंने कहा इसका नेचर कैसा था, फाइब्रस था ऐसा, और दूसरा सीरस था। तो इसका जो नेचर हो जाता है वो, इसके जो दांत कुछ ऐसे हो जाते हैं, दांत जैसा स्ट्रक्चर, कांटे की तरह देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, और ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। और दूसरा मैंने क्या कहा, यहाँ पे पानी 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 रहता है ना। तो इसकी वजह से ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जैसे कि स्पाइक, कांटे की तरह। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, तो इस रूमेटिक फीवर, लेकिन कौन सी चीज़ में, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसका दूसरा नाम बताओ,
तो आप लोगों ने तो एक वो तो खाया होगा ना, जैसे एक लीजिए ब्रेड रख दिया, ये ब्रेड हो गया, ये दूसरा ब्रेड हो गया, और इसके अंदर क्या डाल दो, बटर डाल दो और इसको पिघाल दो, तो कैसे बनेगा, सेम ऐसी ऐसी तो चीज़ें देखने को मिलेगी हटाओगे तो इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा अपीयरेंस, ब्रेड बटर अपीयरेंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ब्रेड बटर अपीयरेंस कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में, पेरिकार्डाइटिस में। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, मैं बात करना चाहूं एंडोकार्डियम की, सॉरी मायोकार्डियम की। तो हमारा मायोकार्डियम हो गया, हाँ जी। तो ये जो हमारा मायोकार्डियम है, अब मैं बात करता हूँ मायोकार्डियम में। तो मायोकार्डियम में भी एंटीबॉडी अटैक करेगी, और जैसे ही एंटीबॉडी अटैक करती है तो यहाँ पे छोटे 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 धब्बे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मायोकार्डियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर तो यही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एंटीबॉडीज़ या WBCs और थोड़ा बहुत डेड सेल्स। कौन से सेल, डेड सेल। तो ये जो डेड सेल देखने को मिल रही है, इनको जिस भाई साहब ने सबसे पहले ढूंढा, उस भाई साहब का नाम था एशॉफ। कौन सा भाई साहब, एशॉफ भाई साहब, ये डबल एफ है, ठीक है, एशॉफ। तो एशॉफ भाई साहब ने ढूंढा, तो एशॉफ भाई साहब ने इनका नाम क्या दे दिया अपने नाम पे, बस इसके आगे वो एक वर्ड लगा दिया, दैट इज़ बॉडीज़। इन्होंने बोला ये आज के बाद मेरी बॉडीज़ है, यानी कि एशॉफ की बॉडीज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, एशॉफ बॉडी कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कौन सी वाली में, तो मायोकार्डाइटिस में, मायोकार्डाइटिस में, सिंपल, ठीक है जी। सेम चीज़ अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, मैं बात करूं एंडोकार्डियम की, ये हमारा कौन सा हो गया, अब हमारा ये मान लीजिए ये हो गई एंडोकार्डियम में। अब अगर मैं बात करूं एंडोकार्डियम में, तो एंडोकार्डियम में भी कुछ ऐसे क्या हो देखने को मिलेगा, छोटे 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 सेम एंटीबॉडी, ये जो धब्बे यहाँ हैं सेम धब्बे अगर यहाँ देखने को मिल गए, यहाँ अगर ये धब्बे देखने को मिल गए, तो इन धब्बों को क्या नाम दोगे, इन धब्बों को जिस भाई साहब ने ढूंढा उसका नाम कुछ और था, उस भाई साहब का नाम था मैककुलम, मैककुलम। और उस भाई साहब ने बोला ये मैककुलम है। अब ये बॉडीज़ तो नाम नहीं दे सकता था इसका, क्यों, क्योंकि वो अशोक भाई ने दे दिए। तो अब भाई ने अपना नाम दे दिया और इसके साथ में एक लगा दिया, उसने बोला ये मेरे धब्बे हैं। धब्बे को क्या बोलते हैं, पैचेस। तो इसका नाम क्या हो गया, मैककुलम पैच या मैककुलम पैचेस, सिंपल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि मैककुलम पैचेस कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी कौन सी लेयर में, तो सबसे अंदर वाली में, कौन सा, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। तो अब पढ़िए क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ 13-year-old हैज़ बीन एडमिटेड विद अ डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। अब तो रूमेटिक फीवर पूरा पढ़ा दिया आपको। एंड इज़ ऑन बेड रेस्ट, और वो किस चीज़ में, बेड रेस्ट में है। ही हैज़ अ सोर थ्रोट, उसको क्या हुआ था, सोर थ्रोट हुआ था। हिज जॉइंट्स आर पेनफुल एंड स्वोलन, और उसके जॉइंट्स कैसे हैं, दर्द कर रहे हैं और फूले हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या कहना है, ही हैज़ अ रेड रैशेस स्किन रैश ऑन हिज ट्रंक एंड इज एक्सपीरियंसिंग एमलेस मूवमेंट एंड इज एक्सट्रीमिटी, वही है कोरिया वोरिया सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब बताओ, यूज़ अ चार्ट बिलो, ये जो चार्ट है इसको देखो और आपको सबसे पहले क्या करना है ये बताना है आपको। तो जब कभी ये इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम आ गए आपके पास, तो सिंपल सी बात है, ये तो डेंजर कहानी है ना। तो ये साइन सिम्टम हो गए तो सबसे पहले क्या करो, रिपोर्ट करो। किसको रिपोर्ट करो, डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करो जाके फटाफट से, ख़त्म। तो राइट आंसर क्या है, यही है, रिपोर्ट द हार्ट रेट। देख लेते हैं पहले क्या चीज़ है। हाँ भाई, ये तो चार्ट तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो इस चार्ट में देखो क्या क्या है, टेम्परेचर क्या लिखा है कि इतना था 38 से ये हो गया 37, ये तो नॉर्मल है ना, तो ये इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन कितना है, 20 से 25 हो गया, तो ये छोटे बच्चों का इतना नॉर्मल रहता है, ठीक है। बच्चे की उम्र कितनी है, 13 साल होगी ना, हाँ 13 साल, तो ये नॉर्मल है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा, हार्ट रेट। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट कहाँ से चला गया, 100 से लेकर 150 तक चला गया, तो ये टैकीकार्डिया हो रहा है। तो टैकीकार्डिया फर्स्ट साइन, इनिशियल साइन में आता है, तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, बीपी तो नॉर्मल है ना, तो ये करने की कुछ ज़रूरत नहीं है।
तो क्या हुआ, अप्लाई लोशन टू द रैश, जो रैश है उसको लोशन लगाओ, ये तो करना है लेकिन बाद का काम है। स्प्लिंट द जॉइंट्स टू रिलीव द पेन, वो कह रहा है जब जॉइंट्स पे स्प्लिंट लगाओ। स्प्लिंट मतलब होता है जब कभी आपकी उंगली टूट जाए तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए स्प्लिंट लगाते हैं, ठीक है। कोई कपड़े का होता है, कोई प्लास्टिक का होता है, कोई लोहे का भी होता है। तो ये अर्थराइटिस वगैरह में करते हैं, खास करके कब, जब ये अर्थराइटिस कर रहे हैं, फ्रैक्चर वगैरह में करते हैं भाई साहब। किस में करेंगे, फ्रैक्चर में, इसमें नहीं करना है। रिक्वेस्ट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिकेशन टू एलिवेट द टेम्परेचर, वो कह रहा है टेम्परेचर को बढ़ाओ, बकवास, ये तो हो नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या है, रिपोर्ट करो क्या, हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट ही तो बढ़ी हुई ना, टैकीकार्डिया, तुरंत इन्फॉर्म करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज ए। चलिए जी, पढ़िए इसको फटाफट से और आंसर लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज प्लानिंग टू केयर ऑफ 12-year-old विथ रोमेटिक फीवर, सेम है, रोमेटिक फीवर के क्वेश्चन चलेंगे अभी। 12 साल का बच्चा है। द नर्स शुड टीच द पेरेंट्स टू, अब आप पेरेंट को क्या बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है ऑब्जर्व द चाइल्ड क्लोजली, बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करो। क्लोजली ऑब्जर्व करने से क्या फ़ायदा है अभी, ठीक है, कोई लेन देना नहीं है अभी। नेक्स्ट चीज़, अलाउ द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट विल नॉट टायर हिम, वो कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी में अलाउ करो कि बच्चा क्या ना करे, बच्चा जिसमें बच्चा थक ना जाए। तो ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई एक्टिविटी होती होगी, तो अभी ये प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन एक्टिविटीज़, येस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई साहब ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार आ चुका है, ठीक है। देखो, जब कभी बच्चा क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है जी, मान लो कुछ काम किया, तो उसको क्या देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। और कितना रेस्ट देना चाहिए, जब तक वो प्रॉपरली बिल्कुल उसे ना लगना जाए कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, ठीक है, अब मैं दोबारा से एक्टिविटी कर सकता हूँ। तो रेस्ट देना है, कुछ भी काम करो उसके बीच बीच में क्या देना है, एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर रेस्ट देना है। तो दिस इज़ द राइट आंसर एक्चुअल में, ठीक है, 3 शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकरेज समवन इन फैमिली टू बी, फालतू बात है कि किसी को फैमिली में बोलो कि भाई साहब 24 घंटे किसके पास रहो, इसी बच्चे के पास, अभी नहीं रहना है, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं, 24 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट को कार्डाइटिस हो गया, कार्डाइटिस क्या था, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ज़रूर हम 24 घंटे रखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज़ द, क्या है आंसर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से और आंसर लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ 12-year-old विथ रोमेटिक फीवर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टर्म एस्प्रिन यूज़, क्या लिया जी आपने, हिस्ट्री है, और वो क्या ले रहा है, बच्चा ले रहा है एस्प्रिन। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट द नर्स शुड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है जी। 12 साल का बच्चा है और वो क्या ले रहा है, एस्प्रिन ले रहा है। तो याद रखना भाई साहब, एस्प्रिन, पहली बात कोशिश कीजिएगा बच्चे को एस्प्रिन ना दें, ठीक है, बच्चे को एस्प्रिन ना दें। लेकिन एस्प्रिन इसलिए दी जाती है यहाँ पे ताकि पेन मैनेजमेंट रहे, ठीक है। अर्थराइटिस, ये यहाँ पे याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए कि एस्प्रिन क्यों दे रहे हैं रोमेटिक फीवर को, तो जो हमने बताया था पॉली अर्थराइटिस है ना, पॉली अर्थराइटिस, तो उसके जो दर्द वर्द के लिए अर्थराइटिस जो होता है उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, एस्प्रिन दे रहे हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन जब कभी भी बच्चा लेता है तो एस्प्रिन से क्या होता है, एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है एस्प्रिन का, खास करके बच्चे के लिए। और वो क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे लिवर है ना, इस लिवर को ये डैमेज कर देता है। तो जो ये लिवर डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बाइल निकलेगा, और बाइल क्या नहीं हो पाएगा, कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा, तो कैसा रह जाएगा ये, अनकॉन्जुगेटेड। तो अनकॉन्जुगेटेड बाइल क्या हो जाएगा, आपके शरीर में बढ़ जाएगा। जैसे ही अनकॉन्जुगेटेड बाइल शरीर में बढ़ गया तो ये डायरेक्टली जाएगा कहाँ, हमारे प्यारे से ब्रेन में, और ब्रेन की क्या बजा देगा, ये बैंड बजा देगा, यानी कि धज्जियाँ उड़ा देगा। तो जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो ब्रेन की छत्यानाश कर देगा। और ब्रेन के जैसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, एंसेफलाइटिस, क्या बोलेंगे उसको हम, एंसेफलाइटिस,
इंसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा। और अगर लिवर की वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इंसेफेलाइटिस हो रहा है, तो उस बीमारी को बोला जाता है रे सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? रे, REAY, रे सिंड्रोम। ठीक है जी। और इसी को ही बोला जाता है, क्योंकि लिवर की वजह से हुआ तो हिपैटिक या हिपैटो, और ब्रेन में इंसेफेलाइटिस हुआ तो हिपैटो इंसेफेलाइटिस, हिपैटो इंसेफेलाइटिस, सिंपल। ठीक है जी। तो रे सिंड्रोम ये होता है। तो रे सिंड्रोम अगर हो गया, ठीक, तो इसका एक चीज़ ये नहीं देना है बच्चे को, पहली बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, रे सिंड्रोम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हिपैटोएन्सेफेलोपैथी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और एस्प्रिन अगर ये आप ले रहे हो तो इसका एक इनिशियल, जैसे ही एस्प्रिन क्या करने लगता है, साइड इफेक्ट करने लगता है, तो ये क्या करता है हमारे, ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, यानी कि कौन सी नर्व होगी हमारी, 8th cranial nerve को डैमेज भी करेगा। तो उसकी वजह से कानों में दिक्कत आएगी, और कानों में क्या दिक्कत आएगी, एक साउंड सुनाई देती है, जिस साउंड को बोलते हैं रिंगिंग साउंड, जिसको हम बोलते हैं टेनाइटिस। टेनाइटिस, तो टेनाइटिस देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई, जैसे ही कभी पेशेंट को टेनाइटिस हो तो तुरंत से एस्प्रिन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, स्टॉप करते हैं। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में एस्प्रिन से रिलेटेड, दीज पिल्स मेक मी कफ। वो कह रहा है कि ये पिल्स लेते ही मुझे क्या आती है, खांसी आने लगती है। अरे भाई साहब, खांसी आती है, बिल्कुल आती है। तो खांसी के लिए नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, तो नॉर्मल है। तो अगर यह चीज़ याद रखना, अगर एस्प्रिन लेने की वजह से खांसी आ रही है किसी पेशेंट को, तो उसको बोलना कि भाई साहब एक काम करो, इसलिए खांसी आ रही है क्योंकि आपको जो पानी है ना वो आप कम ले रहे हो, तो दवाई के साथ साथ में पानी का क्या मात्रा क्या करो, बढ़ा दो, सिंपल। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है माई स्टमक हर्ट्स आफ्टर आई टेक दैट मेडिसिन। अगर मेरे पेट में दर्द करने लगता है डॉक्टर साहब, तो आपको क्या बोलना है, अगर पेट दर्द कर रहा है तो एक काम करो ना, इसको किसी चीज़ के साथ लो, दवाई किसके साथ लो, मिल्क के साथ लो। ठीक है, क्यों मिल्क के साथ लोगे तो स्टमक क्या नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा, आपसे नाराज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, आई पुट लोशन ऑन माई इची स्किन। वो कह रहे हैं मेरे इची स्किन में लोशन लगा देती है, तो नॉर्मल है ना, ठीक है, तो ये इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है आई हेयर रिंगिंग, यस, उसको क्या सुनाई दे रही है, टेनाइटिस सुनाई दे रही है। तो राइट आंसर इज ए। तुरंत जाके किसको बोलो, डॉक्टर साहब को बोलो, भाई साहब क्या हो गया है, ये हो गया है, टेनाइटिस आ गया है, लगता है अब बैंड बजने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए फटाफट से और आंसर लगाइए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इंडिकेट्स दैट एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन नेसेसरी फॉर अ 7-year-old चाइल्ड। 7 साल का छोटा बच्चा है, रिमेटिक हार्ट डिजीज है, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्यूट फेज हैज़ बीन इफेक्टिव। कौन सी चीज़ ये दर्शाती है कि एक्यूट फेज था पेशेंट को और वो सही हो रहा है, यानी कि ठीक चल रहा है। तो याद रखना, अगर केस एक्यूट का है तो एक्यूट फेज में हमारा हार्ट प्रायोरिटी जाती है। क्या चीज़, हार्ट। और हार्ट में मैंने क्या कहा था आपको, कार्डाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, कार्डाइटिस होगा तो हार्ट में टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया। तो इसका मतलब ये है एक्यूट फेज में हमें टेकीकार्डिया नहीं होने देना है, क्या होने देना है, नॉर्मल हार्ट रेट रखना है। और नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है हमारा, 60 से 100 के बीच में। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो। वो कह रहा है जॉइंट्स डिमॉन्स्ट्रेट एब्सेंस ऑफ परमानेंट, ये एक्यूट नहीं है, जॉइंट्स का एक्चुअल में इसको ट्रीट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जॉइंट्स में जो पॉलीआर्थराइटिस है ना, ये कुछ ही टाइम तक रहता है, याद रखना, ये 2 से 3 महीने बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है बिना दवाई लिए, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है द सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ओवर द जॉइंट्स आर नो लॉन्गर पैल्पेबल, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी 1-2 महीने तक रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है। द चाइल्ड एक्सहिबिट डिक्रीज इन कोरिया मूवमेंट, कोरिया मूवमेंट भी 1 से 2 महीने रहता है, ये भी अपने आप ट्रीट हो जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, ये हार्ट रेट, तो द रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ बिटवीन 60 to 100 बीट पर मिनट। जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, पेशेंट की हार्ट रेट है, वो क्या है, 60 से 100 बीट हो चुकी है, तो इसका मतलब है हमारा दवाई, हमारा इंटरवेंशन सही है। ठीक है जी, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से और अपना अपना आंसर लगाओ। और आंसर लगा ही रहे हो तो इसी दौरान मैं आपको बता दूं, आप हमें फॉलो कर सकते हो, किस चीज़ में हमें फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम में, ये हमारी
रही आईडी, आप हमें फॉलो करो, इसमें हमें आपको बहुत सारी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी पूरी डिटेल से रिलेटेड, और आप वहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है जी, पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल फिजिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ कार्डाइटिस? कौन सी चीज़ बता रही है इनिशियल कि पेशेंट को कार्डाइटिस हो गया है? पहला साइन ऑफ कार्डाइटिस ये पूछना चाह रहा है और कुछ नहीं। तो पहला साइन ऑफ कार्डाइटिस पूछे या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी से रिलेटेड, स्पेशली हार्ट की बीमारी से रिलेटेड अगर फर्स्ट साइन पूछता है तो याद रखना फर्स्ट साइन क्या होगा? हार्ट का टैकीकार्डिया। क्या होगा? हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम। ठीक है, केवल एक हार्ट की प्रॉब्लम छोड़ के, दैट इज़ हार्ट ब्लॉक। बाकी सब में क्या होगा? टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया, सिंपल। तो फर्स्ट साइन क्या देखना है आपको? टैकीकार्डिया। दूसरी चीज़, अगर टैकीकार्डिया ऑप्शन में नहीं है, टैकीकार्डिया नहीं है, तो यहाँ पे हार्ट की कोई साउंड ढूंढना। क्या चीज़ ढूंढोगे? साउंड। खास करके अगर बात करूँ मैं एंड मायोकार्डाइटिस की या पेरिकार्डाइटिस की, तो वहाँ पे एक साउंड आती है जिस साउंड को बोलते हैं मरमर साउंड। कौन से साउंड? मरमर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मरमर कहीं ढूंढना। तो देखो भैया, एंटीरियर चेस्ट वॉल पेन, ये फालतू बात है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है? ये एंजाइना में देखने को मिलता है। तो ये आंसर नहीं है। इरेगुलर पल्स, यस सही बात है, लेकिन इरेगुलर नहीं, मैंने कहा टैकीकार्डिया इंक्रीज। अगर टैकीकार्डिया होता तो प्रायोरिटी आंसर ये जाता, ये आंसर नहीं होगा, इरेगुलर लिखा है। इरेगुलर मतलब होता है कभी हार्ट ज़्यादा है, कभी हार्ट रेट कम है। नेक्स्ट कह रहा है लो बीपी। तो लो बीपी से कोई लेन देना नहीं है, बीपी एक्चुअल में कोई लेन देना नहीं यहाँ पे। अब बचा क्या हमारे पास? हार्ट मरमर, साउंड आ गया ना। और अगर ये नहीं, ये भी होता और साथ साथ में टैकीकार्डिया होता तो प्रायोरिटी आंसर टैकीकार्डिया जाता। ठीक है जी, तो राइट आंसर इज ए। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से और जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स अ पल्स असेसमेंट थ्रू द नाइट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड विथ रूमेटिक फीवर हु हैज़ अ डे टाइम हार्ट रेट ऑफ 120। वो कह रहा है एक डे टाइम की बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, एटिपिकल हो सकता है क्योंकि इसके लैंग्वेज की वजह से, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट द मदर दैट इज इवेलुएट इफ द एलिवेटेड हार्ट रेट इज कॉज्ड बाय। देखो भाई साहब, क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक पेशेंट है जिसका हार्ट रेट कितना हो है? 120 है। ठीक है, और पेशेंट को क्या है? रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, यानी कि रिमेटिक फीवर है। ठीक है, रिमेटिक फीवर है, तो वो पूछ रहा है कि उसका 120 हार्ट रेट क्यों है। ठीक, तो वो ऑप्शन देखते हैं अब। और एक चीज़ मैं बता दूं, रिमेटिक हार्ट फीवर है तो इसका मतलब है कार्डाइटिस वगैरह हो गया है। अगर कार्डाइटिस हो गया है तो हार्ट रेट का बढ़ना निश्चित है। अभी मैंने कहा ना, पहला साइन क्या होगा? टैकीकार्डिया, तो हार्ट रेट का बढ़ना निश्चित है। खास करके अगर बच्चा सो रहा है, अगर स्लीपिंग है, तो हार्ट रेट क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन जैसे ही बच्चा अवेक होगा, जगेगा, तो पेशेंट, क्योंकि अब काम ज़्यादा बढ़ गया ना, हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया, तो वर्कलोड बढ़ गया तो उसकी वजह से हार्ट रेट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, सिंपल। अब कह रहा है द मॉर्निंग डिजिटलिस, और मॉर्निंग में क्या ले रहा है? डिजिटलिस। डिजिटलिस अगर आपको पता नहीं है, डिजिटलिस से याद रखना डिजॉक्सिन, डीजी से डीजी, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करता है भाई साहब? हार्ट रेट को कम। तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स। यस, जब आप कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी करोगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, सिंपल। तो आंसर तो यही है। अब वार्म डे, फालतू बात, ऐसा कुछ वार्म वार्म से रिलेटेड कुछ लिखा नहीं है। नॉर्मल वेरिएशन इन डे एंड इवनिंग, कुछ लेन देना है नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर इज 2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। पढ़ो भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स परफॉर्म टू हेल्प एलिविएट अ चाइल्ड्स जॉइंट पेन एसोसिएटेड विथ रिमेटिक फीवर? आज सारे क्वेश्चन करवा दूंगा रिमेटिक फीवर के। इनमें से कौन सी चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स परफॉर्म, कौन सी चीज़ आप करोगे टू हेल्प एलिविएट? भाई साहब, ये चीज़, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो वर्ड होते हैं, याद रखना। एक वर्ड होता है एलिवेट, एक वर्ड होता है एलिविएट। एलिवेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, और एलिविएट मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। अगर कम कर रहे हो तो एलिविएट, और अगर बढ़ा रहे हो तो एलिवेट। समझ गए? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसा कौन सी चीज़ करोगे
जिसे कम हो चाइल्ड्स के जॉइंट पेन, ठीक है, एसोसिएटेड हो रिमेटिक फीवर से। तो पॉलीआर्थराइटिस है तो अब वो पेन को कम करना है तो कैसे करोगे? मेंटेनिंग जॉइंट्स पेन इन एक्सटेंडेड पोजीशन, पोजीशन से कोई लेन देना नहीं है भाई साहब, तो ये आंसर होगा नहीं। अप्लाइंग जेंटल ट्रैक्शन, ट्रैक्शन फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। अब बच्चा क्या हमारे पास, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सपोर्टिंग प्रॉपर अलाइनमेंट विद रोलर पिलोज। रोलर पिलो से कोई लेन देना नहीं है हमारा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन दर्द जरूर होगा। रोलर पिलो लगाओगे तो जितना जॉइंट को टच करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पेन होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ये क्वेश्चन आ चुका है भैया आपके, पहले बता रहा हूँ मैं, किस पेपर में याद ना है लेकिन पेपर में आता है। यूजिंग अ बेड क्रेडल टू अवॉइड वे ऑफ बेड रिडन ऑन अ जॉइंट्स, यस यस यस, दिस इज द राइट आंसर। देखो, मान लीजिए ये आपके पाँव हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है जॉइंट्स में, यहाँ पे भी दर्द हो रहा होगा, तो बेड के साइड में क्या लगा दो, क्रेडल लगा दो। क्रेडल मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसके ऊपर क्या डाल दिया आपने, इसके ऊपर आपने डाल दिया, यहाँ पे हमने क्या डाला है, इसमें डाल दो बेडशीट वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है जी, यहाँ पे डाल दिया, इसके ऊपर आ जाएगी बेडशीट। तो ये क्या नहीं करेगी, इसको टच नहीं करेगी, टच नहीं करेगी तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो यही तो काम करना है हमें। तो राइट आंसर इज क्या हो गया हमारा, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कावासाकी डिजीज की ओर।